हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के असाइनमेंट को सॉल्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने साइड से क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा, तो आज हम इसका सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे। और इस चैप्टर में बस आप लोगों का एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पार्ट बचा है, वो आपका एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, देन हम उसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, angular momentum in second Bohr orbit of hydrogen atom is x। तो ये कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है हाइड्रोजन का बोहर के सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है, तो सेकंड ऑर्बिट में जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, x है, राइट। फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन के लिए है, राइट। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए क्या होगा, लिथियम 2 पॉजिटिव में भी तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब देखो ये फर्स्ट है स्टेट, ये सेकंड स्टेट है, तो सेकंड स्टेट का पूछा था। अब ये बोल रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना, हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो लिथियम में भी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, पहले वाले शेल में, एक्साइट होके कहाँ जाएगा, सेकंड वाले शेल में। इसका मतलब ये अभी भी सेकंड ऑर्बिटर में एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है आंसर क्या होने वाला है, आंसर वही होने वाला है जो क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब अगेन आपने आंसर क्या करना है, एक्स करना है, राइट। समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहा जाता है रेडियस ऑफ अ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4.761 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक के ऊपर नॉट है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ एन इज, तो आपने एन बताना है। तो आप लोग सभी जानते हैं रेडियस का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया है वो है 0.529, फिर यहाँ सॉरी 0.529 और ऊपर आता है आपका एन स्क्वायर और नीचे आता है जेड, राइट। अब आपने निकालना है यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, तो रेडियस आपको गिवन कितनी है, 4.761 एंगस्ट्रॉम में होता है ये फॉर्मूला, राइट। तो 0.529 जेड कितना होगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा 1। तो बेसिकली आपके पास ये क्या है, एन स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4.761 डिवाइडेड बाय 529। देखने से आपको लगेगा बड़ा सारा कैलकुलेशन है, तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। स्क्वायर है तो रूट बनना है किसी ना किसी का। तो आप देखें कि कितने टाइम्स ये जा रहा है। तो अगर आप इसको देखें 3 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम। तो अगर आप इसको देखें तो ये 9 टाइम्स जाएगा, है ना। 9 9 से 81, तो 1 आ जाएगा, फिर आप 9 2 से 18, 18 में 8 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, तो ये 9 टाइम्स जा रहा है, राइट। तो n कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। √9 कितना होता है, 3 होता है। तो A इज द राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपसे पूछा गया है इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए फॉर्मूले याद करने हैं आपने, अच्छे से रिवाइज करना है फॉर्मूलों को। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आपको गिवन है, तो r1 आपको दिया है, तो r1 का वैल्यू दिया आपको 0.053 नैनोमीटर में दिया, राइट, नैनोमीटर में दिया। आपने निकालना है देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव। आपने थर्ड ऑर्बिट निकालना है, और वो भी किसके लिए, सॉरी अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक हुई नहीं है। तो R3 लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए, राइट। अब आप कहेंगे सर हमें तो जो फॉर्मूला याद है वो नैनोमीटर के लिए याद, नैनोमीटर नहीं सॉरी एंगस्ट्रॉम के लिए याद है यार। तो एंगस्ट्रॉम और उसमें फर्क क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो 0.1 का ही तो डिफरेंस है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले में भी 0.1 का डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से फॉर्मूले को यूज करें, यानी कि इसने क्वेश्चन में बता दिया है कि ये फॉर्मूला है कुछ आपका, और ऊपर होता है आपका n² अपॉन z।
ठीक है, बार बार लिखें आप फॉर्मूले को। तो ये आंसर है किसमें, नैनोमीटर में। तो थर्ड के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.053 एन कितना है बताइए, क्वेश्चन में देखें आप जरा। थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही, राइट। तो थर्ड ऑर्बिट की बात चल रही है, तो 3 का क्या करना है आपने, स्क्वायर करना है, राइट। जेड कितना है, लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के लिए कितना आता है, 3 आता है। तो ये आपके पास है, 3 से 3 चला गया। तो बस आपने क्या करना है, 0.053 इंटू 3। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और ये 0.159 आ रहा है। तो ए इज द राइट आंसर, राइट। तो ये नैनोमीटर में आप लोगों का आंसर आ गया। उतना मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले लिखें आप आराम से तसल्ली के साथ करें तो जरूर आप कर पाएंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। द रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट इज। अब ये वाले जो है ना, ये वाले चैप्टर्स पे मैं क्वेश्चंस भी इसलिए ज्यादा दिए हैं आप लोगों को, औरों में भी और ऐड किए जाएंगे क्वेश्चंस बाद में, ऐसी बात नहीं है। ये वाले चैप्टर्स जो है ना, जो आप लोगों के टच करते हैं कहीं ना कहीं स्टार्टिंग वाली क्लासेस से, जिनका लेवल अप होता जाता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, क्लास 11th से देखना शुरू करते हैं, वो कहाँ तक जाती है। भले ही स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स वहां नहीं देखते हैं, बट है तो सही आगे ब्रांच, है ना। तो ये वाले चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इनका लिंक आगे तक होता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि पुराना उसमें भी वो कवर होता है, आगे भी कवर हो रहा होता है ना। तो इसलिए ये वाले चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग आप देखेंगे, नेट पे भी केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ा जाता है। तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, इवन हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कई बार नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में। बट क्या होता है कि उसे बेसिक से एडवांस तक पूरा हमें कवर करना होता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्यादा डीप पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि जैसे पेरिसाइक्लिक हम लोगों ने पढ़ा, पेरिसाइक्लिक से उतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। वो मुश्किल अपने आप में ऑलरेडी इसलिए हो जाता है क्योंकि पढ़ाई बहुत कम होता है लोगों ने उसे, है ना। तो जो चैप्टर्स आपके पुराने पढ़े हुए हैं उसमें दो चीजें, एक फायदा भी एक नुकसान भी। फायदा ये है कि आप लोगों ने उसके बारे में पहले से कुछ जानते भी हैं, और नुकसान ये है कि आपने बहुत डीप भी पढ़ना पड़ेगा उसे, ऐसे ऊपर ऊपर 11th वाले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलो समझ गए होंगे बात। द रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट इज। तो फर्स्ट 3 ऑर्बिट, तो मैं पहले रेडियस लिख लेता हूँ इनकी। रेशियो ही निकालना है तो फार्मूला नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ फार्मूला। तो आपका वही पुराना फार्मूला 0.0 क्या होता था, 0.529। ये पुरानी वाली वैल्यूज के चक्कर में अभी भूल गया मैं। 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, ये होता है। तो 529 तो कांस्टेंट है ना, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। तो हम लिखते हैं पहले फर्स्ट 3 ऑर्बिट ना, तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिखेंगे तो 1 स्क्वायर और z तो 1 ही रहेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। फिर R2 लिखेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा। फिर R3 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1:4:9। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसे मार्क कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड। ये कुत्ता बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे, ये रात को दिन में कभी भी बनाना चाहो ना वीडियो, ये बड़ा परेशान करता है। सुन लिया शायद इसने, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Be3 पॉजिटिव आयन विल बी। तो ये बोल रहा है यार वेलोसिटी के बारे में बेटा। वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, 2.188 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n है, n अपॉन z क्या था, चेक कर लें एक बार। हाँ, z अपॉन n, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, राइट। ये आपके पास फॉर्मूला था। अभी कह रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव। देखिए सबसे पहले बेरिलियम 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, वो देखो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 3 निकाल दिए गए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, तो ये हाइड्रोजन जैसा ही है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा। तो पहली एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये होगी। दूसरी एक्साइटेड स्टेट ये होगी। तीसरी एक्साइटेड स्टेट में और आगे जाएगा
तो एक और ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। तो कौन सा शेल मिला हमें? फोर्थ शेल मिला है। n इक्वल टू क्या मिला? 4। तो रख लेते हैं इसे। तो 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 होता है, और n भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अरे तो ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। 2.188 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बट ऐसा आंसर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, अब दोनों बचे ही है। तो 2.188 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर पर सेकेंड तो नहीं हो सकता, यही होगा फिर, ठीक है, क्योंकि किलो लगा दिया ना हमने, तो 1000 हटा दिया है फिर इसमें से, है ना। तो 2.188 इंटू 10 की पावर 3 हो गया, इसलिए किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो गया। क्लियर? तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी की बात चल रही है हाइड्रोजन एटम के इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो इसकी दो फार्मूले याद हैं तुम्हें, है ना। फार्मूले से चलो क्या ही करना है यहाँ पे हमें। तो nth ऑर्बिट की एनर्जी वो कितनी बता रहा है? En बता रहा है। देन एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम आयन विल बी, क्या होगी बोलो? सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। अब तुम लोग मुझे बताओ कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, किसी में भी हो वैल्यू, डिपेंडेंसी तो सेम होती है ना। ऊपर क्या आता है? Z² अपॉन n²। इसका मतलब एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z² और n² के। अब इसने क्या किया है यहाँ पे? इसने कहा है देन एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ऑर्बिट तो सेम है, यानी कि ये तो सेम है, ठीक है, ये तो सेम है, तो इसका कोई काम नहीं है। अब बचा कौन? Z। पहले हाइड्रोजन के लिए बात चल रही थी, अब चल रही बात हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए तो Z बदल जाता है, 2 आता है तो 4 हो गया। तो अगर पहले एनर्जी E आ रही थी, हीलियम के लिए 4 गुना बढ़ जाएगी, तो En आएगी। पहले En थी, अब क्या है? 4En। तो ये हो गया आपका ये आंसर। मजा आ रहा होगा, क्वेश्चंस तो अच्छे लग रहे होंगे। और इस चैप्टर में वाकई में ऐसा लगता नहीं है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ऐसा लगता है कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद चीज़ें बड़ी आसान होंगी तुम्हारे लिए, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटलिक, वहां तक बिल्कुल इजी जाएगा तुम्हारे लिए सब, ठीक है। इन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज, हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है, मतलब 1, एनर्जी दी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। देन एनर्जी इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज, तो आपको फॉर्मूला का आइडिया दिया जा रहा है इस वैल्यू को बता के कि यार ये वाली यूनिट यूज करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता था? Z² अपॉन n²। तो देन एनर्जी इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन है, फर्स्ट स्टेट तो ये होती है जहां पे खुद ही प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? ये वाली होगी। सेकंड एक्साइटेड, जल्दीबाजी में सेकंड मत रख देना, ठीक है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ये होगी, तो ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? 3। तो n इक्वल टू क्या रखना है? 3 रखो फिर। तो -13.6 हाइड्रोजन के लिए ही बात चल रही है, तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 9 हो गया, 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 1 जा 9, 10 11 12 13 4 45, 9 5 जा 45, तो 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। दिस विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो क्या कह रहा है आप लोगों से? द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन का वो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले शेल में प्रेजेंट होगा, और पहले वाले शेल की एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है माइनस में, है ना। इतनी एनर्जी इसकी होती है। अगर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो प्लस में होगी वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये कह रहा था एनर्जी नीडेड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम व्हिच इज इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में नहीं, कहाँ प्रेजेंट है? सेकंड में प्रेजेंट है। अब तुम समझ गए हो
कि सर फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उसकी शेल की एनर्जी के बराबर देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सेकंड में भी तो वही करना पड़ेगा, इसका मतलब तुम्हें E2 निकालना है। तो क्या होगा E2 -13, याद भी होगा शायद किसी को, सीरीज आंसर लगा दिया होगा कितने बच्चों ने। तो -13.6, मैं तो फॉर्मूला लिखूंगा बार बार, ठीक है, चाहे तुम बोर हो जाओ फॉर्मूला देख देख के। इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम, तो E2 निकालना है तुम्हें, तो रख लो वैल्यू -13.6। Z हाइड्रोजन की ही बात चल रही है तो 1 स्क्वायर। N कौन सा शेल मिल गया तुम्हें, सेकंड एक्स है, एक सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला ना, अभी गलती हो जाती, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड क्या है, n = 3, तो इट शुड बी 3, अभी भारी मिस्टेक हो जाती। तो 9 है, तो 9 से इसे आप डिवाइड कर लें, अभी किया था शायद आप लोगों ने, है ना, 9 1 से 9, तो ये आ जाएगा आपका 1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ओके। अब है ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। आप लोग 11th क्लास से इसे सुनते आए हैं, है ना। द रिलेटिव अबंडेंस, आप लोगों ने सुना होगा ना यार, एवरेज में क्यों आ जाता है एटॉमिक मास, कई दफा क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास लिखे होते हैं पॉइंट में, जैसे Cl बड़ा फेमस रहता था, 35.5 लिखा करते थे। तो कैसे निकलता है, तो निकलता है ऐसे है कि पहले आता है, देखो दो मास है, एक है 85 वाला और एक 87 वाला। 85 वाले की अबंडेंस कितनी है, मतलब वो कितना परसेंट है, 70% है, 75% है, कर दो, प्लस दूसरा वाला 87 मास वाला कितना परसेंट है, 25% है, ये भी कर दो। तो क्या आएगा, तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, कैरी आया 1, 3 8 जा 24 और ये 25, राइट। नीचे क्या है, 4 है, यहाँ पे भी क्या है 87 डिवाइडेड बाई 4, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऐड कर दो 255 प्लस 87, तो ऐड कर लो आराम से, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट करते हो कर लो। तो 7 5 12 और 8 6 14 और 1 3, तो 342, 342 डिवाइडेड बाई 4, 4 से काट दो इसे, 4 8 जा 32, 2 और बचा 4 3 जा 12, और ये काफी दूर आ गया आंसर मुझे लगता है। चेक करना जरा कहाँ पे गलती कर दी है। 85 का 75%, 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है, 87 25 और 1/4, इसके बाद 85 इंटू 3 25, ठीक है, 87 ये भी ठीक है, 255 और 87 हमें ऐड करना था, 7 3 10 2 12, 2 1 8 और 6 14, 4 और 1 3, 4 2, 83 तो नहीं आना चाहिए इसका, ओके तो कैंसिल कर लेते हैं इसे, तो 342/4 है आपके पास, तो मैंने अभी बड़ा खराब सा डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो 4 8 जा 32 है ना, 8 समथिंग में तो सभी है आंसर यहाँ पे, तो 4 8 जा 32, तो 2 कैरी आया 22 हो गया, 4 5 जा, बस पकड़ लो फिर अब इसको, और क्या करना है, सॉल्व निकल लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10th, तो पहला वाला जो मैंने असाइनमेंट अपलोड किया उसमें 10th क्वेश्चन अपलोड किए, तो वो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसी के आगे दूसरे असाइनमेंट में शायद 30 या 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसके भी हम करेंगे इसी वीडियो में। तो द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन ड्यूटेरियम। अब यार देखो फॉर्मूला बताओ मुझे रेडियस का,
सर रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। मतलब रेडियस किस पे डिपेंड करती है? शेल पे डिपेंड करती है, कौन सा ऑर्बिट है। तो दोनों का ही फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये तो गया। जेड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास बदलता है ना, आइसोटोप होता है उसका, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो 1:1, दोनों की रेडियस क्या रहने वाली है? सेम, तो कट जाएंगे दोनों, 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पहले असाइनमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम सेकंड असाइनमेंट। ओके, तो अब आते हैं हम सेकंड असाइनमेंट में, जिसका पहला सवाल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस पहले ट्राई किए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बन गए होंगे। तो चलिए, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है और हमारी भी स्क्रीन पर ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आयंस। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जो हल्का हल्का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी टच करते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है ना। तो ये केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक, कोऑर्डिनेशन सब जगह मिक्स हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग आयंस। तो आपको आयंस दिए हैं, आपको निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे आसान सवाल तो क्या ही हो सकता है। तो आपके पास है निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर 28, 28 का मतलब होता है 3d8 एंड 4s2। अब आपने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, पर मुझे लगता नहीं कि शायद सबको ध्यान हो डायरेक्ट लिखने का। तो क्या बनेगा? 3d8। तो 3d8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है Cr2 पॉजिटिव। Cr आप लोग जानते हैं एक्सेप्शन हुआ करता था, 24 इसका एटॉमिक नंबर होता था। तो 4 हम भर नहीं सकते हैं, तो 3d4 की जगह 3d5 कर देते थे और 4s1 करते थे। अब Cr2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, तो एक s से जाएगा और एक d से, तो बचेगा d4। अब d4 में तो देखो, d में तो 4 के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे फिर। तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए 4। फिर आते हैं कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो 7 का मतलब 3d7 और 4s2। फिर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आपने करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो बचेगा 3d7। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आता है Fe का एटॉमिक नंबर, यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ लिख देते हैं। तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 3d क्या बचेगा? 5। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4th में। इंक्रीजिंग ऑर्डर 4th आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, 1 2 3 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आंसर गलत दिया गया। सबसे पहले हमारे अकॉर्डिंग आएगा ऑप्शन नंबर 4 में सबसे ज़्यादा होंगे। फिर उससे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम वाले में, यानी कि 2 में है। फिर उसमें उसके बाद है कोबाल्ट में, यानी कि 3 में है। फिर सबसे कम किस में है? 1 में है। तो 1 3 2 4 किसी में नहीं है क्या? वन टू फोर थ्री तो है। 1 2 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर तो ये आंसर लगा लेंगे इसमें, ठीक है, सही कर लेना ऑप्शंस को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक्स हैं, वो कर लोगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या ही रीचेक करोगे कहीं से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डी ऑर्बिटल्स आर हैविंग 4 लोब्स। सभी लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल
में 4 लोब्स होती हैं कुछ इस तरीके से। अगर नोटेशन बनाएं तो लोब्स के साइन कैसे होते हैं, सेम होते हैं ऐसे, ठीक है, सामने वाली लोब सेम होती हैं। तो क्या है, 4 लोब्स and 1 node, 4 lobes and 2 nodes. Opposite lobes are having opposite sign. Opposite sign तो नहीं होते हैं, तो एक तो 4th वाला सही दिख रहा है। Opposite lobes are having same sign, तो 4th वाला किस किस ऑप्शन में है, 4th वाला यहाँ है और यहाँ है। अब 1 और 2 को चेक कर लो बस। 4 lobes 1 node या फिर 4 lobes and 2 nodes, तो 2 node देखने को मिलते हैं इसमें, रेडियल भी होते हैं और एंगुलर भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4, डी विल बी द राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम 1 पॉजिटिव आयन आर रिस्पेक्टिवली। तो देखें क्या कह रहा है इसमें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, मतलब फर्स्ट स्टेट की बात चल रही है, तो -13.6 इंटू क्या फार्मूला होता है, z² अपॉन n², तो z² हो गया और अपॉन में 1² हो गया। तो ये तो याद ही है ना तुम्हें कि फर्स्ट के लिए कितना होता है, 30.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। उसके बाद ये कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम 1 पॉजिटिव आयन आर रिस्पेक्टिवली, कौन सी स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हीलियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो पहले में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2। तो लगा दो ऊपर वाला फॉर्मूला, तो -13.6 z², z क्या होता है हीलियम के लिए, 2 होता है, तो 4 आ जाएगा, और नीचे भी 4 आ गया है तो ये चला गया, तो इसका मतलब दोनों के लिए वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। अब ये तुम्हें अगर ध्यान है केमिकल बॉन्डिंग में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, ये हो जाएगा, नहीं तो कुछ इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे बनाए जाते थे। तो फिलहाल तो मैं अभी डायरेक्ट बना देता हूँ क्योंकि ये याद हो जाते हैं बनाते बनाते। SO3 में कोई लोन पेयर नहीं आता, ये एक प्लेनर ज्योमेट्री होती है। NO3 1 नेगेटिव में N के साथ 3 ऑक्सीजन लगे हैं, एक नेगेटिव भी है, तो यहाँ से इसका बॉन्ड पूरे हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ क्या आ गया, कोऑर्डिनेट, ये NO3 1 नेगेटिव हो गया। उसके बाद है ClO3 1 नेगेटिव। ClO3 में आपके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, आता है तो ये करना, नहीं तो छोड़ देना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या समझ के इसे टाइम वेस्ट कराऊं मैं तुम्हें कि कैसे निकालता है। ClO3 1 नेगेटिव, अभी तो मैं बस डायरेक्ट बना देता हूँ। ये होता है आपका पिरामिडल होता है। CO3 2 नेगेटिव होता है आपका प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये है आपके पास स्ट्रक्चर, राइट। अब आपने देखना है यार कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और आइसो स्ट्रक्चरल भी हो। तो स्ट्रक्चरल तो हमें नजर आ ही रहा है, ठीक है, आइसो स्ट्रक्चरल तो हमें दिख ही रहे हैं, 3 दिख रहे हैं आइसो स्ट्रक्चर, ये तो है नहीं वैसे भी, है ना। तो CO3 2 नेगेटिव वाले ऑप्शन तो हटा देते हैं। क्या बात कर रहे हो सर एक ही बचा फिर। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो मैं सोच रहा हूँ इतना कौन सा हटाना है, ClO3 1 नेगेटिव वाला, ये C लिख दिया था ना मैंने यहाँ पे इस चक्कर में, और ClO3 वाला हटाना है बस, ठीक है, एक ही ऑप्शन है एक। अब चेक करो इसमें, इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में क्यों चेक करा रहा हूँ मैं, देखो 3 ऑक्सीजन यहाँ भी दिख रहे हैं मुझे, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी दिख रहे हैं बिना इलेक्ट्रॉन काउंट करे, नाइट्रोजन है, कार्बन है, होते भी आसपास है, सल्फर तो बहुत दूर चले जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन के तो इलेक्ट्रॉन चलो आप मान लोगे कि यार सबके लास्ट में 8-8 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, लेकिन सल्फर के तो 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, कार्बन से नाइट्रोजन से तो बहुत दूर आ जाएंगे। अब आप लोग जानते हैं कि यार नाइट्रोजन के तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, 7 होते हैं, कार्बन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 नेगेटिव है, यहाँ पे सिर्फ 1 नेगेटिव है, इसलिए दोनों कैसे आएंगे आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चाहो तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है एक प्लस और एक
माइनस, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो आपका आंसर आएगा NO3 और CO3 2 नेगेटिव, तो C विल बी द राइट आंसर। वैसे भी C लगा रहा था क्या मैं। इफ द नाइट्रोजन एटम हैड अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाता, इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ नॉर्मल ग्राउंड स्टेट। ऐसा क्यों बोल रहा, क्योंकि एस में अगर इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते तो न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा स्टेबलाइज हो पाते हैं। बट हम जानते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस। हाँ, बोला भी आगे इसमें रीजन। येट 1s7 इज नॉट एग्जिस्ट, बट होता नहीं है ऐसा। तो किसने बताए थे हमें इलेक्ट्रॉन भरना, हमें बताए थे इलेक्ट्रॉन भरना किसने, हुंस रूल ने। हुंस रूल ने तो इलेक्ट्रॉन भरना सिखाए थे, क्लॉक और एंटी क्लॉक। ये किसने समझाया हमें, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तुम्हें पता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों के सिलेबस में अलग से नहीं दिए तो इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि पता ही होते हैं सबको। हुंस रूल क्या होता है, हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, क्योंकि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब मैं कोऑर्डिनेशन में पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें कि क्या मीनिंग होता है। तो हुंस रूल ने हमें इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया कि पहले जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो सिंगली पेयर्ड भरे जाते हैं, देन वो कैसे किए जाते हैं, पेयर्ड अप किए जाते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये है, देखो क्वांटम नंबर से भी आप प्रूफ करोगे ना, ये प्रूफ हो नहीं सकता करके 7 आ जाए इसमें, है ना, क्योंकि स्पिन वो एक ऑर्बिटल में क्लॉक होता है, एक एंटी क्लॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आ सकता आपका आंसर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में समझा रहा था, तो ये कहता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मतलब पहला क्वांटम नंबर आपको शेल बताता है, दूसरा क्वांटम नंबर सब शेल बताता है, तीसरा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल बताता है, चौथा क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, स्पिन बताता है। तो सबसे छोटा शेल जो होता है वो होता है के शेल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर तो आ सकते हैं ना, तो ये तो सेम हो सकता है। सबसे छोटा सबशेल है एस सबशेल, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एस के अंदर भी आ सकते हैं। सबसे छोटा ऑर्बिटल का डब्बा एक ही होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वहां भी हो सकते हैं, बट स्पिन कभी सेम नहीं हो सकता। एक क्लॉक है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा। तो यही कहता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, for 2 electrons all 4 quantum number can never be same, at least 3 quantum number can be same shell, same subshell, same orbital, but their spin can never be same। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कह रहा है सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो यहां से कह रहा है कि यार एक लार्ज जंप आता है, द सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ an element would be associated with the electronic configuration। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत हाई है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये है कि यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है। तो मुझे बताओ, इस ऑप्शन बी को देखकर बताओ, ऐसे तो गंदा हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखकर बताओ, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो यार एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो इजी है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब निकाल के दिखाओ इससे इलेक्ट्रॉन, तो अब आप बोलोगे सर सेकंड तो बहुत टफ है, थर्ड भी टफ होगा। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, इस वजह से इसके सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन। अरे एक सेकंड ये कह रहा है सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड। एक सेकंड वापस आते हैं अपने शब्दों पे। ए होगा इसका आंसर, ठीक है। सेकंड और थर्ड डिफिकल्ट होते ये नहीं कहा है, उसने कहा है कि सेकंड्स इलेक्ट्रॉन निकालने और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में इतना ज्यादा जंप क्यों आता है। मतलब थर्ड में निकालने में मान लो अगर 100 जूल की एनर्जी लगती तो यहाँ पे अचानक 5000 जूल की एनर्जी लग जाती है, वो मान लो, तो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट क्यों आता है। इसका मतलब थर्ड वाला निकालना बहुत मुश्किल रहा होगा। तो ये वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उसके बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, इसलिए थर्ड वाले में बहुत बड़ा जंप आएगा। तो सॉरी हो गया, ए इज द राइट आंसर। 3s ऑर्बिटल हैज 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। तो 3s क्या होता है, टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1, तो कितने नोड आएंगे, 2। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इज। तो टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है अराउंड द न्यूक्लियस, तो कहाँ से स्टार्ट होती है, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से।
तो इस तरीके से स्टार्ट होती है, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस इज, तो मोर देन जीरो इन सर्टेन एटम्स एंड लेस देन जीरो इन अदर्स, लेस देन जीरो बेसिकली नेगेटिव में वैल्यूज मानी जाती हैं इसकी, तो लेस देन जीरो इसका आंसर किया जाता है। द रेडियल पार्ट ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन, रेडियल पार्ट जो है वो डिपेंड करता है शेल पे, ठीक है। रेडियल पार्ट का मतलब यहाँ पे सिर्फ रेडियल फंक्शन से नहीं है, ये रेडियल पार्ट से मतलब है। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, शेल्स बढ़ेंगे, तो ये एन पे डिपेंड करता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ एन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से काफी बड़ा होता है एटम हमारा, 10 की पावर 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, द इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबे इन द केस ऑफ, इसको करेक्ट करना था बच्चों, ये प्लस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये सब तो तुमने देखे ही ना यार, इनमें तो कभी दिक्कत नहीं है, एनओ में आती है, एनओ ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ पाओगे इसे। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यूज हो गए, कितने बचे, 6 होते हैं, 4 बचे, 2। नाइट्रोजन के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही यूज हुए हैं, 3 बच गए, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। अगर एनओ पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर बॉन्डिंग हो जाएगी, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बना देंगे हम। फिर है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद डी जेड स्क्वायर, अबे डी जेड स्क्वायर हो मैं कभी कभी बच्चों से बोल देता हूँ क्लास में, ठीक है, आप तो थोड़े बड़े हो, बड़ों से भी हो जाता है, कभी कभी निकल जाता है, ठीक है। क्या भाई तेरे समझ में नहीं आ रहा अभी तक कभी कभी पेशेंस थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। तो डी जेड स्क्वायर कोई सा भी ऑर्बिटर हो, एक ही बॉक्स होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही आएंगे, तो डी समझ के 5 मत कर देना आंसर। 13 14 15 ये मेहनत वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, क्या करें, अभी बनाए, दूसरे लेक्चर में देखते हैं इसको, ठीक है। पहला तो इजी है, दूसरे में थोड़ी सी मेहनत है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो उसको दूसरे लेक्चर में देखेंगे एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।